ये कहानी है लावा गांव की, जहां एक बहुत ही सुंदर जवान लड़का मोहन देर रात अपनी बाइक से घर लौट रहा है। एक भूतनी उसे इमली के पेड़ पर बैठकर देख रही है। उसे देखते ही भूतनी एक सुंदर लड़की का रूप बना लेती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। अकेली लड़की को खड़ा देखकर मोहन अपनी गाड़ी रोकता है। अरे, आपको कहाँ जाना है? अगर आप चाहें तो मैं आपको आगे छोड़ दूंगा, वहां से बस मिल जाएगी। ये सुनकर वो भूतनी उसकी बाइक पर बैठ जाती है। मोहन बाइक चलाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद मोहन बाइक रोक देता है। आप यहीं उतर जाइए, यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। भूतनी उसकी बाइक से उतर जाती है। मोहन अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। कुछ देर अपनी बाइक चलाने के बाद वो अपने घर पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि वो लड़की अभी भी उसके पीछे बैठी है। अरे, आप तो वहां उतर गई थी ना, फिर आप यहाँ कैसे? बात ये है, बहुत देर हो गई थी, बस तो मिलती नहीं। सोचा कि आपके घर ही आज रुक जाऊं, फिर कल सुबह निकल जाऊंगी। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, आप आज रात यहीं रुक जाइए, कल सुबह चली जाइएगा। मोहन घर पहुंचता है और डोरबेल बजाता है। उसकी पत्नी अनन्या दरवाजा खोलती है। अनन्या अपने पति को गले लगाती है। ये देखकर भूतनी गुस्सा हो जाती है। तभी अनन्या भूतनी को देखती है। अरे, ये कौन है? तुम ही पूछ लो, मुझे तो अब तक कुछ नहीं पता। बस रास्ते में मिली, मैंने लिफ्ट दे दी। आज रात यहीं रुकेगी, कल सुबह चली जाएगी। आपका नाम क्या है? जी, सुकन्या। आप लोग बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अनन्या किचन से खाना लाने जाती है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम शादीशुदा हो। आपने मुझसे पूछा ही नहीं। मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या बात कर रही हैं आप? मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। तभी खाना लेकर अनन्या आ जाती है। क्या बात कर रही हो आप? वो पहले से शादीशुदा हैं। आपसे कैसे शादी कर सकते हैं? आप रात भर रुक जाइए, लेकिन कल सुबह होते ही अपने घर के लिए निकल जाना। अगर मोहन साथ जाएगा तो जाऊंगी, वरना मैं यहीं रहूंगी। कैसे नहीं जाओगी, मैं भी देखती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। जैसे ही अनन्या भूतनी को घर से भगाने लगती है, भूतनी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली भूतनी वाले रूप में आ जाती है, जो काफी पतली, लंबी, काली दिखती है। चेहरा पीला, सूखा हुआ, डरावना लगता है। ये देखकर अनन्या डर के मारे थर थर कांपने लगती है। शकचुन्नी! शकचुन्नी भूतनी अपने हाथों से अनन्या का गला दबा देती है। अनन्या का पति मोहन उसे बचाने आता है, लेकिन शकचुन्नी अनन्या को नहीं छोड़ती, उसका गला दबा देती है। अनन्या वहीं मर जाती है। शकचुन्नी अनन्या को मरा हुआ देखकर भयानक आवाज में हंसती है। वो हंसी पूरे लावा गांव में गूंजती है। सुबह का समय है। गांव के सारे लोग मोहन के घर पर इकट्ठा हुए हैं। सभी लोग अनन्या की लाश देखकर डरे हुए हैं। उसकी लाश देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी भूत ने उसे मारने के बाद उसका खून चूस लिया हो। अनन्या का चेहरा पीला पड़ा हुआ है। कल वो भूतनी मेरे घर आई थी, मेरी बहू को मार डाला और मोहन को अपने साथ ले गई। मेरा बेटा कहाँ है? जिंदा भी होगा या नहीं? वो भूतनी गांव के लोगों को परेशान कर रही है। सुना है कि वो एक सुंदर लड़की का रूप बनाकर घूमती रहती है। हाँ प्रधान जी, कल रात मुझे भी एक लड़की मिली थी। पूछ रही थी कि तुम्हारी शादी हुई है। शायद वही भूतनी थी। इस बात से इतना तो पता चल गया कि वो भूतनी के साथ साथ बेवकूफ भी है। क्यों? उसे तुम्हारी शक्ल देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि तुमसे शादी कौन करेगा। जब तक इस भूतनी का कोई उपाय करते हैं, तब तक गांव में हर जगह पोस्टर लगा देते हैं कि अगर कोई सुंदर लड़की शादी के लिए पूछे तो मना कर देना। गांव में हर जगह पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, जिन पर लिखा है कोई भी सुंदर लड़की शादी के लिए पूछे तो मना कर दें, इसी में आपकी भलाई है। गांव में हर जगह पोस्टर देखकर गांव के लड़के डर गए हैं। पहले लड़के लड़कियों को छेड़ते थे, अब लड़की लड़कों को छेड़ रही है। गांव के कुछ लड़के चौराहे पर खड़े हैं, वहां से कुछ लड़कियां जा रही हैं।
लड़कियों को देखते ही लड़के अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। शादी करेगा मुझसे? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या? तू बता, मुझसे शादी करेगा क्या? हाँ, करूँगा। हाँ बोलने में डर नहीं लगता? पोस्टर देखो क्या लिखा है। कोई लड़की शादी के लिए कहे तो मना कर देना। ये भी तो देखो, पोस्टर पर सुंदर लड़की लिखा है, जो तुम नहीं हो, इसीलिए यहाँ कहा। रात का समय है। भूतनी सुंदर लड़की का रूप बनाकर इमली के पेड़ के नीचे खड़ी है और आने जाने वालों से शादी के लिए पूछ रही है। मुझसे शादी करोगे? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे ही भूतनी 3-4 लोगों से पूछती है और सभी मना करके चले जाते हैं। कुछ देर बाद भूतनी देखती है कि दीवार पर पोस्टर लगे हैं जिस पर लिखा है, कोई सुंदर लड़की अगर शादी के लिए आपसे पूछे तो मना कर दे, इसी में आपकी भलाई है। ये देखते ही भूतनी को गुस्सा आ जाता है। सुबह का समय है। गांव के सभी लोग उठते हैं और देखते हैं कि सारे पोस्टर हटाए जा चुके हैं। ये देखकर गांव के सभी लोग डर जाते हैं। गांव के लोग प्रधान के घर इकट्ठा होते हैं। प्रधान जी, भूतनी ने रात में ही सारे पोस्टर गांव से हटा दिए, अब क्या होगा? अब इस भूतनी का कोई उपाय करना पड़ेगा। मैंने आज ही एक बाबा को बुलाया है। तभी वहां बाबा आते हैं। पूरे गांव के लोग और प्रधान उन्हें सारी कहानी बताते हैं। ये शकचुन्नी है। शकचुन्नी एक विवाहित महिला का भूत होती है जो अविवाहित पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन बाबा जी, इससे बचने का उपाय क्या है? इसके साथ अन्याय हुआ है। जब तक मैं इसे न्याय नहीं दिलवा देता, तब तक हर लड़का, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, एक लड़की के साथ बाहर निकला करो ताकि शकचुन्नी को लगे कि तुम विवाहित हो। आज पहली बार हम सिंगल लड़कों के लिए किसी ने कोई कानून बनाया है। अब तो सबको जोड़ी बनानी पड़ेगी। अगर तुम चाहो तो हम दोनों जोड़ी बना सकते हैं। अपनी शक्ल देखिए, तुम्हारे चक्कर में ही सरकार ने हेलमेट पहनकर बाइक चलाने का कानून बनाया ताकि कुछ देर तो लोगों को तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े। गांव के सारे कुंवारे लड़के भी लड़कियों के साथ जोड़ी बना रहे हैं। घर से बाहर तभी निकलते हैं जब साथ में कोई लड़की होती है। मुझे खेत में जाना है, साथ चलोगी? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर मेरे घर में माँ बहन होती तो मैं तुमसे क्यों कहता? कुछ लड़के हैं जिनकी जोड़ी नहीं बन पा रही है। लड़कियां उन्हें भाव नहीं दे रही हैं। वो शकचुन्नी के डर से परेशान हैं। सबकी जोड़ियां बन गई यार, यहाँ तक कि जूते चप्पल की भी जोड़ियां होती हैं। बस मेरी जोड़ी नहीं बन रही। अब लगता है शकचुन्नी के साथ ही जोड़ी बनानी पड़ेगी। पूरे गांव के लोग जोड़ी बनाकर घर से निकल रहे हैं। कुंवारी लड़कियां भी लड़कों को शकचुन्नी से बचाने के लिए सिंदूर लगाकर चल रही हैं। रात का समय है। शकचुन्नी सड़क किनारे सुंदर लड़की का रूप बनाकर खड़ी है। वो देखती है कि जो भी लड़का वहां से गुजरता है, किसी ना किसी लड़की के साथ गुजरता है। उसे एक भी कुंवारा लड़का नहीं मिलता। एक ही लड़की कई लड़कों के साथ घूम रही है, हमारे साथ धोखा। शकचुन्नी गुस्से में अपने वास्तविक भयानक रूप में आ जाती है और तभी एक लड़की के साथ जा रहे लड़के का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। शकचुन्नी उस आदमी को मारकर उसका खून चूस लेती है। वो एक पहाड़ी में घने जंगल के बीचों बीच बना हुआ एक पैलेस था। राजन और माधव अपनी बाइक से गुजर रहे थे कि तभी भयंकर वर्षा शुरू हो गई। अरे यार, ये क्या हो गया? एक तो भयंकर ठंड है और ऊपर से बारिश भी होने लगी। एक काम करते हैं, किसी पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। पागल हो गए हो क्या? बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़क रही है और जब भी बिजली कड़कती है तो पेड़ के नीचे खड़े नहीं होते। सही कहा तुमने, मैं तो भूल ही गया था कि बिजली ज्यादातर पेड़ पर ही गिरती है। तभी राजन की नजर उस सुंदर पैलेस पर चली गई जो कि इस वक्त रोशनी से जगमगा रहा था। एक काम करते हैं माधव, उस पैलेस के अंदर चलते हैं। जब बारिश बंद हो जाएगी तो उसके बाद चले जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने इस पैलेस के बारे में बहुत ही डरावनी बातें सुन रखी हैं। वो सब बकवास बातें होती हैं।
ये पैलेस सालों से फॉरेस्ट ऑफिसर्स का ठिकाना रहा है। ये सरकार की संपत्ति है। चलो चलते हैं, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। माधव न चाहते हुए राजन के साथ उस पैलेस के अंदर चला गया। पैलेस के अंदर कदम रखते ही माधव की आंखें फटी की फटी रह गई। यार ये पैलेस तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल किसी महल की तरह लग रहा है, और तुम बेवजह डर रहे थे। राजन ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर घना अंधेरा छा गया। माधव डरते हुए ये सोचने लगा कि अचानक अंधेरा कैसे छा गया। अभी तो चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स थी। राजन ने अपनी टॉर्च निकाल ली। चिंता मत करो, ये जंगली इलाका है, बिजली चली गई होगी, मैं टॉर्च जला देता हूँ। राजन ने जैसे ही टॉर्च जलाई तो उसके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। क्या हुआ राजन? बोलो ना, क्या हुआ? इतना बोलकर माधव ने राजन के हाथों से टॉर्च छीन ली, मगर जैसे ही टॉर्च की रोशनी राजन के चेहरे पर पड़ी, माधव की डर से चीख निकल गई। राजन का चेहरा बुरी तरह से सड़ चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो राजन की वर्षों पुरानी लाश माधव के सामने रखी हुई हो। माधव चीखता हुआ उस पैलेस से बाहर निकलकर भाग गया। आर्यन बहुत खुशी खुशी शाम के वक्त अपने घर में आया। वो किचन में चला गया जहां उसकी पत्नी डिनर बना रही थी। क्या बात है, आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं जी। एक गुड न्यूज है लक्ष्मी, अगर तुम सुनोगी तो खुशी के मारे उछल पड़ोगी। अब जल्दी से बताइए कि इतने खुश क्यों हैं? तुम जानती हो, मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी मिल गई है और मेरी पहली पोस्टिंग मनाली के खूबसूरत जंगल में हुई है। तुम जंगलों को हमेशा से देखना चाहती थी ना, और तो और सरकार ने मुझे जंगल के बीच ही एक बहुत ही खूबसूरत बंगला भी दिया है। अगले दिन आर्यन अपने दोस्त अभिमन्यु के साथ अपने परिवार को लेकर मनाली की ओर रवाना हो गया। मनाली एयरपोर्ट के बाहर सरकारी गाड़ी उन सब का इंतजार कर रही थी। रात के 2 बजे आर्यन एक पुराने पैलेस के सामने खड़ा हुआ था। आर्यन जीप के ड्राइवर की ओर देखकर बोला, ये तो बहुत ही सुंदर पैलेस है और काफी पुराना बना हुआ मालूम पड़ता है। आपने सही पहचाना साहब, कहते हैं कि इस पैलेस को बहुत साल पहले एक अंग्रेज अफसर ने बनवाया था। वो जंगलों में ही रहना पसंद करता था। आजादी के बाद फिर इस पर भारतीय सरकार का कब्जा हो गया और तब से लेकर आज तक ये सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर का गेस्ट हाउस बना हुआ है। आइए, मैं आप सबको आपके कमरे दिखा देता हूँ। ड्राइवर ने ये बात बोली ही थी कि तभी जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो गईं। उन आवाजों को सुनकर पता नहीं क्यों लक्ष्मी के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाजें कैसी है आर्यन? हाँ? अरे भाई, चारों ओर घना जंगल है। जंगल में सब जंगली जानवर जब एक साथ रोते हैं तो उनकी आवाजें ऐसी ही मालूम पड़ती हैं। मगर आर्यन ने देखा कि उन आवाजों को सुनकर ड्राइवर का चेहरा डर से पीला पड़ गया है। आर्यन ने ड्राइवर की ओर देखकर कहा, इतनी ठंड में तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना क्यों? मगर ड्राइवर ने आर्यन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी से आर्यन की ओर देखकर कहा, आइए साहब, अंदर आइए। रात के समय में कभी कभी जंगली जानवर इस पैलेस के आसपास भी आ जाते हैं। इतना कहकर वो बड़ी ही फुर्ती से उस पैलेस के अंदर घुस गया। आर्यन और उसका परिवार उस ड्राइवर के पीछे पीछे उस पैलेस के अंदर चला गया। वो सब एक बड़े से हॉल के अंदर खड़े हुए थे। अरे वाह, इस हॉल में तो आतिशदान भी है। वो क्या है ना साहब, यहाँ रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। वैसे आप लोग कुछ खाएंगे? नहीं, हम सिर्फ सोना चाहते हैं। वैसे तुमसे एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया कि इस पैलेस को अंग्रेज ने बनवाया था। ये तो तुमने बता दिया, मगर उस अंग्रेज का नाम तो तुमने बताया ही नहीं, क्योंकि वो मायने नहीं रखता साहब। फिर भी जहां तक मैं जानता हूं, इस पैलेस को फिलिप नाम के किसी सन की अंग्रेज ने बनवाया था। आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आप सबको आपके कमरे दिखा देता हूं। आप सब वैसे भी बहुत थके हुए लगते हैं।
ड्राइवर उन सबको बालकनी की ओर ले गया, जहां बड़े बड़े 2 कमरे बने हुए थे। ड्राइवर ने आर्यन की ओर देखकर कहा, सभी कमरों के अंदर भी आतिशदान जल रहे हैं। आपके आने से पहले कालिया ने इन कमरों की साफ सफाई करवा दी थी। कालिया कौन? हमें तो यहाँ कोई नजर नहीं आया। वो यहीं पास के गांव में रहता है, सुबह तक आ जाएगा। अब मेरी भी आपसे मुलाकात दोपहर के वक्त में ही होगी। वैसे भी आप परसों से ही ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, तब तक आराम की नींद लेकर अपनी सारी थकान उतार लीजिए। इतना कहकर ड्राइवर वहां से चला गया। अभिमन्यु ने अपने लिए एक अलग कमरा चूज कर लिया। आर्यन और लक्ष्मी एक अलग कमरे में चले गए। लक्ष्मी को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। कुछ देर बाद आर्यन को बाहर भयंकर बिजली कड़कने की आवाज आने लगी। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी आर्यन के कानों में बाहर किसी के कदमों की आहट टकराई। इतनी रात में बाहर कौन हो सकता है? कहीं अभिमन्यु तो नहीं है? आर्यन ने आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी आर्यन की निगाह फर्श पर चली गई। आर्यन को फर्श पर किसी के पांव के बने हुए निशान दिखाई दिए। ओह माय गॉड, ये किसके पैरों के निशान हो सकते हैं? वो भी इतने बड़े। ये निशान तो किसी स्त्री के मालूम पड़ते हैं, लेकिन किसी स्त्री के पांव के निशान इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? आर्यन ने देखा कि पैरों के निशान उससे थोड़ी दूर सामने बने एक कमरे की तरफ जाकर खत्म हो गए थे। आर्यन उस कमरे की ओर चला गया। आर्यन तुरंत दरवाजा खोलकर उस कमरे के अंदर घुस गया। तभी उसके कानों में किसी स्त्री की खनकती हुई आवाज टकराई। कौन हो तुम? और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? आप कौन है? सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूँ, सवाल ये है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुझे तो आपके बारे में किसी ने नहीं बताया। क्या मतलब है? तुम्हें मेरे बारे में किसी ने नहीं बताया? आर्यन एक ही सांस में उस स्त्री को सब बताने लगा कि वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जो कि अपनी पत्नी और अपने दोस्त के साथ वहाँ पर आया है। शायद वो लोग मेरे बारे में तुम्हें बताना भूल गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। बरसों बाद मेरे कमरे में कोई इंसान आया है जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम जा सकते हो। उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर कि तभी वो स्त्री से बोला, मैंने कुछ देर पहले अपने कमरे के बाहर किसी की चहलकदमी की आवाज सुनी थी। जब मैं बाहर की ओर आया तो मैंने फर्श पर अजीब से बहुत लंबे और चौड़े पांव के निशान बने हुए देखे, जो कि तुम्हारे कमरे तक आ रहे थे। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। आर्यन नजरें नीची करके उस कमरे से बाहर निकल गया। अब फर्श पर कोई निशान मौजूद नहीं था। आर्यन अपने कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गया। अगली सुबह आर्यन की आंख लक्ष्मी के झिकझोरने पर खुली। मुझे अभी सोने दो लक्ष्मी, सुबह सुबह मत जगाओ। दोपहर के 2 बज चुके हैं, मगर तुम्हारी नींद पूरी ही नहीं हो रही। इतना बोलकर लक्ष्मी वहां से चली गई। तभी आर्यन के सामने एक लंबा चौड़ा बूढ़ा व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। तुम कहीं कालिया तो नहीं, जिसके बारे में कल ड्राइवर ने मुझे बताया था? आपने बिल्कुल सही पहचाना साहब। तभी आर्यन के दिमाग में कल रात वाली घटना दौड़ गई। अच्छा एक बात बताओ कालिया, इस पैलेस में कोई सुंदर स्त्री भी रहती है क्या? आर्यन की बात सुनकर कालिया के चेहरे पर डर के साए लहराने लगे। नहीं साहब, ये तो सरकारी पैलेस है। यहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर के परिवार ही ठहरते हैं। यहाँ कोई सुंदर स्त्री नहीं रहती। आपके आने से पहले ये पैलेस वीरान पड़ा हुआ था। क्या मैं तुम्हें कोई पागल दिखता हूँ? कल रात मैंने इस पैलेस के दूसरे कमरे में एक सुंदर स्त्री को देखा था और मैंने उससे बात भी की थी। आइए मेरे साथ और मुझे वो कमरा दिखाइए जहां वो स्त्री आपको दिखाई दी थी। आर्यन तुरंत कालिया को उस कमरे के अंदर ले गया। कमरे को देखकर आर्यन के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा उस कमरे में धूल मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कालिया? इस कमरे को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि बरसों से
इस कमरे में किसी इंसान ने कदम ही ना रखा हो। तभी आर्यन की नजर दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग पर पड़ी। यही वो लड़की है जो कल मुझे इस कमरे में मिली थी। आर्यन की बात सुनकर कालिया और ज्यादा बुरी तरह से डर गया। ऐसा मुमकिन नहीं है साहब। आपने शायद देखा नहीं कि इस पेंटिंग को इस पैलेस के मालिक फिलिप ने अपने हाथों से बनाया था और उसे मरे हुए ही लगभग 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं।